चलिए 1945 के वसंत के एक सुबह से शुरुआत करते हैं। हेलमुट नाम का एक 11 साल का जर्मन लड़का है, अपने बिस्तर में लेटा हुआ, और उससे अपने माता पिता की कुछ दबी दबी सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या सिर्फ उन्हें अकेली ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और ये कोई आम बहस नहीं थी। हेलमुट के पिता, जो कि एक जाने माने डॉक्टर थे, वो बुरी तरह घबराए हुए थे। क्या कह रहे थे वो? वो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिज और यहूदियों के साथ किया था। बाप रे। और सोचिए, इस एक बातचीत ने उस बच्चे के दिमाग पर ऐसा असर डाला कि अगले 9 साल तक उसने घर पर खाना तक नहीं खाया। क्यों? उसे डर था कि कहीं उसकी अपनी माँ ही उसे खाने में जहर ना दे दे। पीछे की कहानी को समझना है। नात्सीवाद आखिर था क्या? हेलमुट के पिता ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें इस अंजाम का डर था? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे एक पूरा देश इतने बड़े पैमाने पर ऐसे अमानवीय अपराधों का हिस्सा बन गया? चलिए इस सब को परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हाँ, पहले विश्व युद्ध तक, है ना? बिल्कुल। 1914 से 1918। जर्मनी उस वक्त एक बहुत बड़ा, एक ताकतवर साम्राज्य था, लेकिन वो युद्ध हार गया और सम्राट को गद्दी छोड़नी पड़ी। तो अचानक जर्मनी के सामने एक तरह का खालीपन आ गया। सही कहा। और इसी खालीपन को भरने के लिए जर्मनी के वाइमर शहर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई, और वहीं पर जर्मनी के इतिहास में पहली बार एक लोकतांत्रिक संविधान बना। अच्छा, और इसी को वाइमर गणराज्य कहा गया। हाँ, वाइमर गणराज्य। और इसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि पहली बार महिलाओं समेत सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का बराबर अधिकार मिला। मतलब कागज पर तो ये एक बहुत बड़ी प्रगतिशील जीत थी। कागज पर तो थी, लेकिन असलियत में बहुत से जर्मन लोग इस नए लोकतंत्र से खुश नहीं थे। क्यों? क्या वजह थी? सबसे बड़ी वजह थी वर्साई की संधि। देखिए, युद्ध जीतने के बाद जो मित्र राष्ट्र थे, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, उन्होंने जर्मनी पर एक बहुत ही कठोर और अपमानजनक समझौता थोप दिया। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, है ना? ये एक तरह से जर्मनी के आत्मसम्मान पर एक गहरा घाव था। बिल्कुल। ये सिर्फ जमीन या पैसे की बात नहीं थी, ये जर्मनी की पहचान पर हमला था। एक ताकतवर देश को पूरी दुनिया के सामने घुटनों पर ला दिया गया था। तो क्या-क्या शर्तें थीं इस संधि की? शर्तें बहुत थीं। जर्मनी को अपने सारे विदेशी उपनिवेश छोड़ने पड़े, अपनी 10% आबादी, 13% जमीन और संसाधन भी तो। हाँ, 75% लोही के भंडार और 26% कोयले के भंडार भी देने पड़े। सेना को लगभग खत्म ही कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जुर्माना। हाँ, युद्ध की सारी तबाही का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराकर उस पर 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। तो जाहिर है जर्मन लोगों ने इसके लिए अपनी नई सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया होगा। बिल्कुल। बहुत से जर्मनों का मानना था कि इस अपमान के लिए यही नया वाइमार गणराज्य जिम्मेदार हैं। वो इसके नेताओं को नवंबर के अपराधी कहकर बुलाने लगे। तो मतलब लोकतंत्र की शुरुआत ही एक राष्ट्रीय अपमान के बोझ तले हुई। नींव तो बहुत ही कमजोर पड़ गई। बहुत ज्यादा। और देखिए, सिर्फ यही एक समस्या नहीं थी। पहले विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से खोखला कर दिया था। समाज में सिपाहियों का सम्मान तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ आक्रामकता और मर्दानगी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा था। और ऐसे माहौल में राजनीतिक उथल-पुथल भी तो खूब हुई होगी। बहुत ज्यादा। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उससे प्रेरणा लेकर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग नाम के एक समूह ने क्रांति करने की कोशिश की। लेकिन वाइमार गणराज्य ने उसे कुचल दिया। हाँ, और वो भी बेरहमी से, फ्री कोर नाम के एक संगठन की मदद से। अब ये फ्री कोर कौन थे? ये वही पुराने सैनिक थे जिन्हें लोकतंत्र बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा। और इस एक घटना का नतीजा ये हुआ कि जर्मनी के कम्युनिस्ट और समाजवादी हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और बाद में हिटलर के खिलाफ कभी एक साथ नहीं आ पाए। तो एक तरफ ये राजनीतिक दुश्मनी चल रही थी और दूसरी तरफ आर्थिक बदहाली, और फिर आया 1923 का वो भयानक आर्थिक संकट। हाँ, 1923 का संकट। जर्मनी ने युद्ध के लिए बहुत कर्ज लिया था और अब उसे सोने में हर्जाना भी देना था। जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो फ्रांस में बदला लेने के लिए उसके सबसे जरूरी औद्योगिक इलाके रूर पर ही कब्जा कर लिया। बिल्कुल। ये तो जर्मनी की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। और जर्मनी सीधी लड़ाई तो कर नहीं सकता था। नहीं, तो उसने एक अजीब सा एक आर्थिक हथियार चलाया। जर्मन सरकार ने जवाब में अंधाधुंध कागजी नोट छापना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जर्मनी की जो करेंसी थी, मार्क,
उसकी कोई कीमत ही नहीं रह गई। कीमत ही नहीं रह गई। इसे ही अति मुद्रास्फीति कहते हैं। ये हालत मतलब कितनी खराब थी, इसका कोई अंदाजा दे सकते हैं? अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हालत ये थी कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लोगों को बैलगाड़ी में नोट भर के ले जाना पड़ता था। बैलगाड़ी में? हाँ, बैलगाड़ी में। सुबह आप जिस दाम पर एक कप कॉफी खरीदते, शाम तक उसकी कीमत दोगुनी हो जाती थी। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत खरबों मार्क तक पहुंच गई थी। लोगों की जिंदगी भर की बचत रातों रात शून्य हो गई। बाप रे, ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। तो इस स्थिति से जर्मनी बाहर कैसे निकला? अमेरिका ने मदद की। डॉव्स योजना के जरिए अमेरिका ने जर्मनी को कुछ कर्ज दिए, जिससे 1924 से 1928 तक थोड़ी सी स्थिरता आई। लेकिन ये स्थिरता तो उधार के पैसों पर टिकी थी। बिल्कुल, ये एक रेत के महल जैसा था जो एक ही झटके में ढह सकता था। और वो झटका लगा 1929 में, जब अमेरिका का अपना शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। सही कहा। जैसे ही अमेरिका में आर्थिक महामंदी शुरू हुई, जर्मनी को मिलने वाली सारी मदद रातों रात बंद हो गई और रेत का महल ढह गया। इसका सबसे बुरा असर जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 आते आते फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, उत्पादन 40% तक गिर गया और बेरोजगारों की संख्या 60 लाख के पार पहुंच गई। इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा था? समाज में माहौल कैसा था उस वक्त? सड़कों पर नौजवान या तो ताश खेलते दिखते थे या फिर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए। बहुत से लोग गले में एक तख्ती लटकाए घूमते थे जिस पर लिखा होता था, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। एक गहरी बेचैनी और डर का माहौल था। बिल्कुल। मध्य वर्ग को डर था कि वो अपनी नौकरी, अपनी बचत सब खोकर मजदूर बन जाएंगे। और लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठने लगा था, क्योंकि वो कोई रास्ता नहीं दिखा पा रहा था। और इसी डर और नाउमीदी के माहौल में हिटलर का उदय हुआ। बिल्कुल। ऑस्ट्रिया में जन्मा हिटलर पहले विश्व युद्ध में एक आम सैनिक था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम का एक छोटा सा समूह ज्वाइन किया था, जिसे बाद में उसने नाजी पार्टी का नाम दिया। हाँ, और महामंदी से पहले तक इस पार्टी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन महामंदी ने सब कुछ बदल दिया। मुझे वो आंकड़ा हमेशा हैरान करता है कि 1928 के चुनाव में नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे और सिर्फ 4 साल बाद 1932 तक वो 37% वोटों के साथ जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये कैसे हुआ? क्या जादू था हिटलर के पास? जादू नहीं था, ये उस वक्त की नाउमीदी का सीधा नतीजा था। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। वो लोगों को ठीक वही सुना रहा था जो वो सुनना चाहते थे। उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का वादा किया। हाँ, उसने वर्साई की संधि के अपमान का बदला लेने का वादा किया। उसने नौजवानों को रोजगार और एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया। मतलब उसने लोगों के गुस्से, उनके डर को एक दिशा दे दी। बिल्कुल। और उसने इसके लिए एक पूरी नई तरह की राजनीति इजाद की। बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं, वो स्वास्तिक वाले लाल झंडे, एक खास तरह का सल्यूट, ये सब शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था। हाँ, नाजियों ने हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक के तौर पर पेश किया, मानो जर्मनी को इस तबाही से बचाने के लिए ही वो आया हो। देखिए, जब लोगों को लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं, तो ऐसे झूठे वादे भी सच्चे लगने लगते हैं। और फिर 30 जनवरी 1933 राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर यानी प्रधानमंत्री बना दिया। ये जर्मनी के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। ये तबाही की तरफ पहला बड़ा कदम था। सत्ता हाथ में आते ही हिटलर ने सबसे पहले लोकतंत्र को ही खत्म करना शुरू कर दिया। उसने जरा भी इंतजार नहीं किया। ये उसने किया कैसे? लोकतंत्र को इतनी जल्दी कोई कैसे खत्म कर सकता है? एक बहुत ही नाटकीय घटना से। फरवरी 1933 में जर्मन संसद की इमारत में एक रहस्यमयी आग लग गई। अच्छा। इसका इल्जाम कम्युनिस्टों पर डाल दिया गया और इसी बहाने हिटलर ने एक अग्नि अध्यादेश या फायर डिक्री जारी कर दिया। इस एक अध्यादेश से लोगों के सारे नागरिक अधिकार, जैसे बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, सभा करने की आजादी, ये सब हमेशा के लिए छीन लिए गए। मतलब एक ही झटके में लोकतंत्र की आत्मा को खत्म कर दिया गया। और फिर ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई 3 मार्च 1933 को, विशेषाधिकार अधिनियम या एनेबलिंग एक्ट पास करके। इस कानून से क्या हुआ? इस कानून के आते ही हिटलर के हाथ में सारी ताकत आ गई। अब उसे संसद की कोई जरूरत नहीं थी। वो जो चाहता बस एक ऑर्डर पास करके लागू कर सकता था। और बाकी राजनीतिक पार्टियों का क्या हुआ? नाजी पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। देश की अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, अदालतें, सब कुछ नाजियों के कंट्रोल में आ गया। लेकिन सिर्फ कानून से तो पूरे समाज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
लोगों को डराने के लिए भी तो कुछ किया होगा। बिल्कुल। समाज पर अपनी पकड़ बनाने के लिए नाज़ियों ने अपने खूंखार संगठन बनाए। इनमें सबसे भयानक थी गेस्तापो। ये खुफिया पुलिस थी। इनका काम क्या था? सरकार के खिलाफ बोलने वालों को ढूंढना और गायब कर देना। इसके अलावा एसएस थी। इन संगठनों के पास किसी को भी बिना मुकदमे के यंत्रणा गृहों यानी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजने की खुली छूट थी। ये आतंक का राज था। तो इस आतंक और तानाशाही के पीछे की विचारधारा क्या थी? मतलब नाज़ी सोचते कैसे थे? नाज़ी विचारधारा बहुत ही सरल और उतनी ही खतरनाक थी। वो दुनिया को नस्लों की नजर से देखते थे। उनके हिसाब से सभी इंसान बराबर नहीं थे? बिल्कुल नहीं। इस पिरामिड में सबसे ऊपर थे ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य और सबसे नीचे थे यहूदी। और ये सोच आई कहाँ से? ये सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़कर बनाई गई थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला सिद्धांत। हाँ, लेकिन उन्होंने इसका मतलब ये निकाला कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है उसे ही जीने का हक है और कमजोर नस्लों को खत्म हो जाना चाहिए। और हिटलर की विचारधारा का एक और पहलू था, है ना? लेबेनस्ट्रॉम। हाँ, लेबेनस्ट्रॉम यानी जीवन परिधि। इसका मतलब था कि जर्मन नस्ल को फैलने के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए और ये जमीन दूसरे देशों पर कब्जा करके ही मिलेगी। तो सत्ता में आते ही उन्होंने इस नस्लवादी सोच को लागू करना शुरू कर दिया होगा। तुरंत उन्होंने एक शुद्ध जर्मन समाज बनाने का काम शुरू किया और उन सभी लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। और इस अवांछित लिस्ट में कौन कौन थे? देखिए, इस लिस्ट में सिर्फ यहूदी नहीं थे। सबसे पहले उन्होंने अपने ही देश के उन नागरिकों को निशाना बनाया जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग थे। यूथनेशिया कार्यक्रम के तहत। हाँ, यूथनेशिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत हजारों ऐसे जर्मनों को मार दिया गया। हेलमुट के डॉक्टर पिता ने भी ऐसे अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा था। नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें भी मार दिया गया। और यहूदियों का क्या हुआ? उनके साथ सबसे ज्यादा बर्बरता क्यों हुई? यहूदियों के साथ जो हुआ वो इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है। नाज़ियों ने उन्हें अपनी हर समस्या का कारण बताया। 1933 से 1938 तक तो उन्हें आतंकित किया गया, उनका कारोबार छीना गया। हाँ, और समाज से पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया। लेकिन 1939 के बाद जो शुरू हुआ वो था योजनाबद्ध नरसंहार। उन्हें पोलैंड में बनाए गए खास किलिंग सेंटर्स जैसे ऑश्विट्ज में ले जाकर गैस चेंबरों में सामूहिक रूप से मार दिया गया। ये आंकड़े ये दिमाग सुन कर देते हैं। 60 लाख यहूदी मारे गए, साथ ही 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक और 70,000 विकलांग जर्मन भी मारे गए। ये सिर्फ मौतें नहीं थीं, ये एक औद्योगिक स्तर पर की गई हत्याएं थीं। और जब जर्मनी के अंदर ये सब चल रहा था तब हिटलर दुनिया के मंच पर क्या कर रहा था? वो अपनी लेबेनस्ट्रॉम की नीति पर काम कर रहा था। उसने एक-एक करके वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ाईं। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया और फिर सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हाँ, जिसकी एक ऐतिहासिक भूल सोवियत संघ पर हमला करना साबित हुई। बिल्कुल। जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला करके हिटलर ने एक दूसरा मोर्चा खोल दिया जहां उसकी सेना बुरी तरह फंस गई। और फिर अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। हाँ, जब जापान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अब हिटलर पूरी दुनिया से लड़ रहा था। अंत में मई 1945 में जर्मनी की हार हुई। हिटलर का क्या हुआ? युद्ध खत्म होने से ठीक पहले अप्रैल 1945 में हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोएबल्स ने बर्लिन में एक बंकर के अंदर अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। ठीक उसी तरह जिस तरह बाद में हेलमुट के पिता ने की। हाँ, युद्ध के बाद न्यूरेमबर्ग शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत बैठी जिसने बड़े नाज़ी अपराधियों पर मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया। तो चलिए हेलमुट की कहानी पर वापस चलते हैं। अब ये समझना आसान है कि उसके पिता इतने डरे हुए क्यों थे। बिल्कुल, वो जानते थे कि उन्होंने और उनके जैसे लाखों लोगों ने जो अमानवीय अपराध किए हैं उनका अंजाम क्या होगा। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। नहीं, ये उस पूरी विचारधारा के पतन की कहानी है जो नस्ली नफरत और श्रेष्ठता के खोखले दंभ पर खड़ी थी। वाइमार गणराज्य की कमजोरी, वर्साई की संधि का अपमान, आर्थिक महामंदी का डर और एक करिश्माई तानाशाह के झूठे वादे, इन सब ने मिलकर इतिहास की इस भयानक त्रासदी को जन्म दिया। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था।
ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। स्रोत सामग्री में फ्रांसीसी क्रांति और नात्सीवाद के संदर्भ में नागरिकता की परिभाषा पर एक संकेत है। तो ये सोचने वाली बात है कि किसी भी व्यक्ति के लिए नागरिकता का आखिर मतलब क्या है?